हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गोविंद सैनी आप सभी लोगों का जे क्लासेस मेरिट परिवार में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे बीटेक फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक हमारा सब्जेक्ट है जिसका नाम है स्टूडेंट अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। तो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में हमने लास्ट क्लास में स्टूडेंट डिस्कस किया था कि हमारे डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन किस तरीके से वर्क करता है, उसकी वर्किंग के बारे में हमने समझा था। तो आज स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट यूनिट के बारे में, जो है हमारा एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट यूनिट है जिसको हम कह सकते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल, तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल में हम डिस्कस करेंगे अपने ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल की इफिशिएंसी के बारे में कि किस तरीके से उनकी इफिशिएंसी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लास को स्टूडेंट आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ठीक है, तो यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में। सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करेंगे एयर स्टैंडर्ड साइकिल, एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल। ठीक है, तो एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इसकी एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल होती क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टूडेंट एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल की, तो एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल में हम क्या करते हैं, जो अगर मैं बात करूंगा पेट्रोल इंजन के बारे में, तो पेट्रोल इंजन में हम क्या करते हैं कि जब हम कह सकते हैं कि उसमें जो हीट को ऐड किया जाता है, तो हीट ऐड हम कब करते हैं, जब हम उसमें कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद हम उसमें हीट को ऐड किया जाता है। तो हीट ऐड जो किया जाता है वो एक हमारे कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोला जाता है। तो इसको हम यहाँ पे स्टूडेंट लिख सकते हैं कि हमारी जो ऑटो साइकिल होती है वो एक हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी होती है। तो इट इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। It is a constant volume cycle which is used mainly पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन में हम ऑटो साइकिल का यूज करते हैं, पेट्रोल इंजन। ओके, तो यहां पे कह सकते हैं कि इट इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। इसी के साथ साथ इट इज ए यूज्ड मेनली पेट्रोल इंजन। तो ऑटो साइकिल को हम यूज करते हैं अपने पेट्रोल इंजन में। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से इसका पीवी डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, या फिर कह सकते हैं इसका जो टीएस डायग्राम होता है वो किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक आपको स्टैंड डायग्राम आपको शो करा है। ठीक है, दिस इज द पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम फॉर द ऑटो साइकिल। ठीक है, तो आपको लिखना है ड्रॉ द PV and TS diagram for auto cycle, ठीक है। तो ड्रॉ द पीवी एंड टीएस डायग्राम फॉर ऑटो साइकिल। अब इस डायग्राम को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो इसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस डायग्राम को समझ जाते हैं तो आप अपने डेरिवेशन को अच्छी तरीके से स्टूडेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हमको इस डायग्राम को समझना है कि डायग्राम को किस तरीके से हमको ड्रॉ करना है, और यहाँ पे जो डायग्राम मैंने ड्रॉ कर रखा है वो क्या हमको समझा रहा है, क्या किस लिए हमने इसको ड्रॉ किया है, वो इसके बारे में आपको स्टूडेंट इजिली समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पी और वी। तो पी इज द प्रेशर और वी इज द वॉल्यूम। तो आप सब लोग जानते हैं प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक स्केच को ड्रॉ किया है, एक हमने कर्व को ड्रॉ किया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पेट्रोल इंजन होता है, तो पेट्रोल इंजन में एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो इंजन के अंदर एंटर करता है एट द कांस्टेंट प्रेशर। वहां पे उसका जो प्रेशर होता है वो हमारा कांस्टेंटली होता है, तो एक प्रेशर से करता है। ये नहीं कि पहले तो एकदम प्रेशर से आया फिर कम हो गया फिर ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं। एक कांस्टेंट प्रेशर से हमारा जो फ्यूल होता है वो पेट्रोल इंजन के अंदर एंटर करता है। तो यहाँ पे जो 0 से 1 आपको जो यहाँ पे मैंने कर्व आपको दिखा रखा है, ये मुझको क्या समझा रहा है कि हमारा जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो इंजन के अंदर एंटर
कर रहा है एट द कांस्टेंट प्रेशर। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर अगर वैल्यू हमारी कितनी मान लीजिए 12 है या कोई भी है, 0.1 है या 1.2 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 1.2 ही होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कह सकते हैं कि 0 से 1 जो हमारा प्रोसेस होगा, 0 से 1 प्रोसेस में हमारा जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होगा वो हमारे इंजन के अंदर एंटर करेगा और एट द कांस्टेंट प्रेशर पर। समझ में आ गया, कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्या देखेंगे, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 1 से 2 का एक हमारा प्रोसेस जा रहा है, दैट इज द 1 से 2। तो 1 से 2 में हमने क्या देखा, 1 से 2 में हम क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा हमारा पहले सक्शन में हमारा जो फ्यूल होता है वो इंजन के अंदर एंटर कर जाता है, लेकिन सेकंड स्ट्रोक हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और वहां पे क्या करता है, हमारे प्रेशर को इंक्रीज करता है, मतलब कंप्रेस करता है फ्यूल को। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी चीज को कंप्रेस करते हैं, किसी भी गैस को कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करने से उसका प्रेशर बढ़ जाता है, साथ के साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, तो 1 से 2 पे हमने क्या करा, यहाँ पे कंप्रेशन प्रोसेस को हमने अप्लाई किया। तो कंप्रेशन प्रोसेस में आप लोग देख पा रहे होंगे कि वॉल्यूम की वैल्यू घट रही है, वॉल्यूम की वैल्यू घट रही है, लेकिन प्रेशर की वैल्यू हमारी बढ़ रही है। यहां पे कुछ प्रेशर की वैल्यू अलग है, यहां पे कुछ प्रेशर की वैल्यू अलग है, यहां पे वॉल्यूम की वैल्यू कुछ अलग है, यहां पे वॉल्यूम की वैल्यू कुछ अलग है। तो यहां पे वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा होगी, यहां के मैं 0 मानो तो 0 से 1 2 3 4 5, यहां 5 होगा, यहां 2 1 होगा। तो यहां पे वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, 5 है, यहां पे कितनी है, 1 है। तो यहां पे वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, लेकिन प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है। समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रोसेस 1 से 2 होता है, वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, अपने गैस को कंप्रेस करते हैं। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि जहां पे हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, तो वहां पे हम हीट का कोई भी एड अप नहीं करते। तो यहां पे टेम्परेचर भी कैसा होता है, इसमें हमारा जो टेम्परेचर होता है, कहने मतलब यहाँ पे जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर को बढ़ाने के साथ साथ वहां पे क्या होता है, हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने से क्या होता है, उसका प्रेशर इंक्रीज करता है, साथ के साथ उसका क्या होता है स्टूडेंट, हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। तो कहने का मतलब क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हम इसको कह सकते हैं। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे हीट को कोई भी ऐड नहीं किया जा सकता, उसकी टेम्प्रोपी जिसकी जो एंट्रोपी होती है वो यहाँ पे हमारी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है। तो इसी के बिसाइड में मैंने टी एस डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है। टी का मतलब होता है टेम्परेचर, एस का मतलब होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आपको 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया था। एंट्रोपी क्या होता है, इट इज द रैंडमनेस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, कि जब हम किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो हीट देने से क्या होता है, उसकी एंट्रोपी चेंज करती है। तो अगर मैं किसी भी सिस्टम को हीट नहीं दूंगा तो उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, अगर सिस्टम को मैं हीट दूंगा तो वहां पे उसकी एंट्रोपी चेंज होगी। तो यहां पे क्या हो रहा है कि सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, हीट नहीं दे रहे हैं, हीट नहीं दे रहे हैं, यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पे 1 से 2 पे अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे टेम्परेचर तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एंट्रोपी क्या है, हमारी कांस्टेंट है। एंट्रोपी क्या होगी स्टूडेंट, हमारी कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो प्रोसेस होता है 1 से 2, उसको आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। ये इसको बोल सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस भी हम बोल सकते हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। एडियाबैटिक क्या होता है, एडियाबैटिक में हमारा ना तो हीट का ट्रांसमिशन होता है, मतलब ना तो सराउंडिंग से सिस्टम और सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ कोई भी हीट का ट्रांसमिशन नहीं होता है, उसको एडियाबैटिक हम बोलते हैं, ठीक है। एडियाबैटिक बोल सकते हैं, आइसेंट्रोपिक बोल सकते हैं। तो यहां पे कोई भी हम हीट को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, प्रोसेस 2 से 3 आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रोसेस 2 से 3 में हमने क्या करा, जब मेरा पिस्टन टीडीसी पर आ गया तो वहां पे जो मेरा फ्यूल था, वहां पे एक मतलब उतना एरिया हमारा कांस्टेंट था, तो वहां पे जो वॉल्यूम था वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम था, उसका वॉल्यूम ना घट रहा था ना बढ़ रहा था। उस कांस्टेंट वॉल्यूम में ही हमने हीट को ऐड किया, मतलब वहां पे उसको जो फ्यूल था उसको हमने जलाने का काम किया। तो वही आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रोसेस 2 से 3 में वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, लेकिन वहां पे प्रेशर मेरा इंक्रीज कर रहा है। तो इसी में मैं क्या कर रहा हूं, हीट को भी ऐड कर रहा हूं। तो प्रोसेस 2 से 3 में हम क्या कर रहे हैं, हीट एडिशन कर रहे हैं एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां पे क्या होगा, प्रोसेस 2 से 3 क्या होगा, हीट एडिशन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या करें, हीट को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो जब हीट को ऐड करते हैं भाई, आप लोग देख पाते होंगे हीट को मैं ऐड कर रहा हूं तो वहां पे प्रेशर इंक्रीज होता है। तो प्रेशर की वैल्यू भी क्या कर रही है स्टूडेंट, हमारी बढ़ रही है। प्रेशर की वैल्यू क्या कर रही है स्टूडेंट, हमारी बढ़ रही है। समझ में आ गया। इसी के अपोजिट में टीएस डायग्राम में बात करूंगा तो 1 से 2 तो मेरा क्या था स्टूडेंट, कंप्रेशन प्रोसेस था, जिसमें कि टेम्परेचर मेरा बढ़ रहा था लेकिन एंट्रोपी की वैल्यू कांस्टेंट थी। लेकिन 2 से 3 में मैंने क्या करा, 2 से 3 में मैंने हीट को ऐड किया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी भी सिस्टम में हीट को ऐड किया जाता है तो वहां पे उसकी एंट्रोपी चेंज होती है। तो 2 से 3 पे एंट्रोपी चेंज हो रही है, तो 2 पे कुछ थी और 3 पे कुछ थी, तो एंट्रोपी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा टीएस डायग्राम भी ड्रॉ हो गया। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा,
आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होगा। सेकंड हमारा क्या होगा, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या होता है, पिस्टन फिर हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, एक हमारा पावर स्ट्रोक हमको मिलता है। वही पावर स्ट्रोक प्रोसेस 3 से 4 पे आपको यहां पर देखने को मिल पा रहा है। तो प्रोसेस 3 से 4 पर हमारा प्रेशर की वैल्यू भी घटेगी, साथ ही साथ हमारा वॉल्यूम की वैल्यू भी घटेगी। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक्सपेंड करना, एक्सपेंड करना। कंप्रेसर मतलब किसी चीज को कंप्रेस करना, तो कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, टेंपरेचर बढ़ेगा। एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने से उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, जगह बढ़ रही है, साथ के साथ प्रेशर भी कम होगा, और प्रेशर कम होने के साथ उसका टेंपरेचर भी थोड़ा हमारा कम होने लग जाएगा। तो प्रोसेस 3 से 4 पर आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, तो प्रोसेस 3 से 4 पर हमारा टेंपरेचर की वैल्यू घट रही है, साथ के साथ हमारा यहां पे एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंड होने से वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ रही है, प्रेशर की वैल्यू भी घट रही है। ठीक है, वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ रही है, प्रेशर की वैल्यू घट रही है, टेंपरेचर की वैल्यू घट रही है, और यहां पे कोई भी है, और यहां पे जो प्रोसेस होगा उसको आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस बोला जाता है। आइसेंट्रोपिक का मतलब वो क्या होगा, जहां पे एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, तो यहां पे हम कोई भी हीट का ट्रांसमिशन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोसेस 3 से 4 इज द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। तो दिस इज द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस को यहां पे इस तरीके से यहां पे इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे देखेंगे स्टूडेंट, प्रोसेस 4 से 1 की मैं बात करूंगा। तो प्रोसेस 4 से 1 हमारा क्या होगा, यहां पे हीट को रिजेक्ट किया जाता है एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां पे देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो 4 पर और 1 पे हमारा वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन यहां पे हीट को हम क्या कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहां पर क्या होगा, ठीक है। तो एंट्रोपी कहने का मतलब क्या है, सिस्टम से हीट को ले रहे हैं तो क्या होगा, हमारी एंट्रोपी की वैल्यू कम हो जाएगी। सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ जाएगी, सिस्टम से हीट को ले रहे हैं तो एंट्रोपी की वैल्यू घट जाएगी। समझ में आ गया, सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ेगी, सिस्टम से हीट ले रहे हैं तो एंट्रोपी की वैल्यू घटेगी। तो एंट्रोपी इट इज डिपेंड ऑन द हीट ट्रांसफॉर्मेशन। किसके ऊपर डिपेंड होती है एंट्रोपी, हमारी हीट के ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड होती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि ये मेरा जो डायग्राम था, कर्व था, वो मैंने किस तरह यहां पर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो इसको एक तरीके से हम यहां पे स्टूडेंट डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो देखेंगे स्टूडेंट यहां पर प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस हमारे कौन कौन से हैं, तो प्रोसेस हम बात करेंगे प्रोसेस 1 से 2। तो अगर मैं बात करूंगा प्रोसेस 1 से 2 के बारे में, तो प्रोसेस 1 से 2 हमारा क्या होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस हमारा 2 से 3 हमारा क्या होगा, तो प्रोसेस 2 से 3 हमारा क्या होगा, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट एडिशन कर रहे हैं किसमें, कांस्टेंट वॉल्यूम में। इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे प्रोसेस 3 से 4 की। अगर मैं बात करूंगा तो प्रोसेस 3 से 4 में हमारा क्या होगा, दैट इज द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, इसी की तरह हम बात करेंगे प्रोसेस 4 से 1 के बारे में। तो 4 से 1 में क्या होगा, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इतना आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है, इतना आपको क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान रखना है, इसको समझना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अगर आप इसको समझ जाते हो तो आप डेरिवेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। समझ में आ गया, यहाँ पे पीवी डायग्राम क्या है, टीएस डायग्राम क्या है, कौन से प्रोसेस में कौन सा हमारा अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे वो एक और भी लिख सकते हो, 0 से 1 भी लिख सकते हो, यहाँ पर 0 से 1। तो यहाँ पे 0 से 1 में क्या लिख सकते हो, हीट मतलब एयर प्लस फ्यूल जो मिक्सचर है वो हमारे इंजन के अंदर एंटर कर रहा है एट द कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, कोई नहीं, इतना भी लिख सकते हो, या भी ये भी लिख सकते हो 0 से 1 पे क्या हो रहा है। ओके, इतना समझ में आ गया। अगर आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे अगर अगर ये पेपर में आता है, पेपर में एक डेरिवेशन जरूर पूछा जाता है, डीजल का पूछ लेता है या फिर आपका पेट्रोल का पूछ लेता है, कभी कभी डुअल साइकिल का भी पूछ लेता है। ठीक है, 100% बता रहा हूं, एक पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। ओके, तो यहाँ पे अगर आपका ये वाला डायग्राम बिल्कुल सही बना हुआ होता है तो एक्यूरेटली यहाँ पे आपको नंबर देता है एग्जामिनर। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर दे के जाता है। आपका डायग्राम अच्छा बना होता है, प्रोसेस आपने अच्छे तरीके से लिखे होते हैं, सबसे पहले वो यही देखता है कि आपका डायग्राम किस तरीके से बना हुआ है और कौन कौन से प्रोसेस आपने लिखे हुए हैं। अगर आपको ये पता है तो डेरिवेशन आप बेसिकली आप स्टूडेंट उसको ड्रॉ कर सकते हो, उसको ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर
अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अब मैं यहां पे बात करूंगा सबसे पहले कि हीट हमने क्या करा, अप्लाइड किया या सप्लाइड किया। तो हीट सप्लाइड, हमने हीट को कितना सप्लाइड किया वो हम यहां पे देखेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया तो मैंने हीट को अप्लाई किया था या फिर हमने हीट को ऐड किया था एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज द सीवी। और हमने किस में स्टूडेंट ऐड किया था, दैट इज द, अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो ये जो दोनों डायग्राम है ये हमारे स्टूडेंट डेरिवेशन में हेल्प करेंगे। तो यहां पे मैंने क्या करा, हीट को ऐड किया एट द कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम तो 3 से 2 में, किसमें 3 से 2 में। तो एक बात और ध्यान रख लेना, टेम्परेचर ज्यादा वाला लेंगे तो प्रेशर, ये टेम्परेचर यहाँ पे कौन सा ज्यादा है, 3 वाला ज्यादा है, 2 वाला हमारा कम है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, दैट इज द T3 माइनस के T2। कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, T3 माइनस के T2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना क्यों लिखा मैंने, ये पीछे कैलकुलेटिंग के अकॉर्डिंग है। अब हम बात करेंगे हीट रिजेक्टेड या हीट रिजेक्ट। तो हीट रिजेक्ट हमारा क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हमारा क्या हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है। भाई मैं हमने आपको बताया था कि 4 से 1 में क्या कांस्टेंट वॉल्यूम है, यहाँ पे हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं। इसमें आप लिख सकते हो 3 से 2 हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम, 4 से कांस्टेंट वॉल्यूम आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ जगह नहीं, इसमें नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इसको लिख सकते हो कंप्रेशन प्रोसेस, इसको लिख सकते हो एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, कंप्रेशन प्रोसेस, एक्सपेंशन प्रोसेस, इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पर कांस्टेंट एंट्रोपी यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे भी कांस्टेंट एंट्रोपी लिख सकते हो। और अच्छे नंबर एडअप करने होते हैं तो ये एडिशनल आपके लॉजिक होते हैं जो आप यहाँ पर स्टूडेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, किस तरीके से आपको नंबर बढ़वाने हैं वो आपके यहाँ पे लॉजिक है, वो आपको अपने आप करना पड़ेगा। ओके, तो मैं साथ के साथ मैं आपको बताते भी चलूंगा किस तरीके से अपने नंबर को स्टूडेंट गेन कर सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया। तो हमने अभी क्या देखा कि हमने हीट को रिजेक्ट किया, तो प्रोसेस 4 से 1 में हमने क्या करा, हीट को रिजेक्ट किया। प्रोसेस 4 से 1 में हमने क्या करा, हीट को रिजेक्ट किया। तो यहाँ पे T4 हमारा टेम्परेचर क्या होगा, कुछ ज्यादा होगा, और T1 का टेम्परेचर कुछ कम होगा, तो दैट इज द T4 माइनस T1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MCB T4 माइनस के T1, T4 माइनस के T1। इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमने अब क्या देखा कि हीट सप्लाइड हमने कितना किया और हीट रिजेक्ट हमारा कितना हुआ। अब आगे की तरफ बात करेंगे तो आगे हमारा क्या होगा स्टूडेंट, यहां पर अब बात करेंगे यहां पर किसके बारे में, अब हम यहां बात करेंगे यहां पर किसके बारे में, वर्क डन के बारे में। ठीक है, नाउ वर्क डन, तो वर्क डन हमारा कितना होता है, तो वर्क डन जो अगर मैं निकालूंगा, वर्क डन हमारा क्या होता है, हीट सप्लाइड माइनस के हीट रिजेक्टेड, माइनस के हीट रिजेक्टेड। पता है ना क्यों होता है ये हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, भाई नहीं पता है तो क्लियर करके यहाँ पे चलना। ठीक है, क्योंकि सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपने देखा होगा हीट इंजन, तो जो था हमारा हीट इंजन, ये सोर्स होता था हमारा जिसका टेम्परेचर T1 था, ये मेरा सिंक था जिसका टेम्परेचर हमारा T2 था। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पे क्या करा था, हीट हम सोर्स से ले रहे थे, दैट इज द Q1, और ये हीट जो जा रही थी वो हीट इंजन में जा रही थी, और हीट इंजन क्या कर रहा था, इस हीट से हमारा वर्क डन हमको मिल रहा था, कुछ अमाउंट ऑफ हीट हमारी सिंक को भी ट्रांसमिशन हो रही थी। तो यहाँ पे हमने देखा था Q1 हमारी आने वाली हीट थी, दैट विल बी इक्वल टू जाने वाली हीट W प्लस के Q2। यहां से मैं W निकालूंगा तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q1 माइनस के Q2, और जहां पे Q1 हमारा क्या है, हीट सप्लाइड है, और Q2 क्या है, हीट रिजेक्टेड है। तो वही मैंने यहाँ पे क्या है, हीट सप्लाइड दैट इज द Q1 और हीट रिजेक्टेड दैट इज द Q2। तो हीट सप्लाइड हमारे यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, तो देखेंगे हीट सप्लाइड के बारे में। तो हीट सप्लाइड हमने कितना करा, दैट इज द MCV T3 माइनस के T2, ठीक है, माइनस के MCV T4 माइनस के T1, T4 माइनस के T1। रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझना है साथ के साथ यहां पर क्लियर होके। ठीक है, MCV कांस्टेंट है, तो MCV मैंने यहां पे बाहर ले लिया, और यहां पे मेरा क्या बचेगा स्टूडेंट, यहां पे मेरा बचेगा दैट इज द T3 माइनस के T2, और यहां पे बचेगा स्टूडेंट मेरा क्या, T4 माइनस के T1। समझ में आ गया इतना। इसको यहां पे मान लेते हैं, ये हमारा निकल का आया वर्क डन, ये क्या निकल का आया, वर्क डन हमारा निकल कर आ गया। समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे स्टूडेंट यहां पर आगे की तरफ, इतना हमारा वर्क डन निकल कर आ गया। और हम जानते हैं कि हमारा जो इफिशिएंसी होती है, इफिशिएंसी जो होगी स्टूडेंट वो क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट हमारी इफिशिएंसी होती है। और हम लोग जानते हैं कि आउटपुट अपॉन इनपुट हमारा क्या होगा, दैट इज द
हमारा यहाँ पे इफिशियंसी दैट विल बी आउटपुट, हमको क्या मिल रहा है, वर्क डन हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है स्टूडेंट हमारे को, वर्क डन हमको मिल रहा है। और इनपुट में क्या कर रहे हैं, हम हीट को अप्लाइड कर रहे हैं, तो हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा हीट सप्लाइड हो जाएगा। तो वर्क डन हमारा कितना निकल का है, दैट इज द MCV T3 माइनस के T1 T2, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के T4 माइनस के T1, T4 माइनस के T1 अपॉन हमारा हीट सप्लाइड कितना था, दैट इज द MCV T3 माइनस के T2, इतना हमारा हीट सप्लाइड था। समझ में आ गया भाई, इतना आपको यहां पर करना है, ये सब चीज आपको यहां पर करनी है जो मैंने यहां पर आपको कराया है। समझ में आएगा, दोबारा मैं क्लियरफाई करके आपको दोबारा बता रहा हूं, हीट सप्लाइड हमारा इतना हो गया, हीट रिजेक्ट हमारा इतना हो गया, वर्क डन जो निकल के आता है हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड होता है, हमने किस में सप्लाइड में से इसको माइनस कर दिया तो हमारा ये निकल के आया वर्क डन। हम जानते हैं इफिशियंसी जो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, वर्क डन मिल रहा है, इनपुट हम क्या कर रहे हैं, हीट को इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो वर्क डन की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया और हीट सप्लाइड की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया, बस इतना हमने यहाँ पे किया है। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1, क्या मान लेते हैं यहाँ पे इसको स्टूडेंट, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं यहाँ पर 1। समझ में आ गया, आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखेंगे स्टूडेंट, आगे की तरफ क्या होगा इसमें। नाउ अब यहां पे अप्लाई करेंगे अपनी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस को, यहां पर अप्लाई करेंगे तो देखेंगे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस को, तो हमने देखेंगे प्रोसेस 1 से 2, तो यहां पे बात करेंगे प्रोसेस प्रोसेस 1 से 2 पे बात करेंगे। तो प्रोसेस 1 से 2 में हम बात करेंगे दैट इज द T2 अपॉन T1 दैट विल बी इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, गामा माइनस 1 फॉर द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस के लिए। तो यहां पे स्टूडेंट आपको ध्यान देना है, टेम्परेचर T2 ज्यादा है, टेम्परेचर T1 कम है, और इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा, V1 की वैल्यू ज्यादा होगी, V2 की वैल्यू कम होगी, और यहाँ पे जो पावर होगी गामा माइनस के 1 होगी। समझ में आ गया इतना, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ दैट इज दैट, यहां पे हम इसको लिख सकते हैं हाँ, तो इसको मैं लिख सकता हूं, चलो प्रोसेस 1 से 2 ये हो गया, इसके बाद हम लिखेंगे यहां पर प्रोसेस 1 से 2 हो गया, और बात करेंगे आगे की तरफ, तो प्रोसेस देखेंगे स्टूडेंट हमारा 1 से 2 में तो हमने कंप्रेशन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था, अब बात करेंगे एक्सपेंशन की, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो प्रोसेस 3 से 4 में बात करेंगे, किस में करेंगे सॉरी, तो प्रोसेस 3 से 4 में बात करेंगे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में, ठीक है। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में बात करूंगा तो टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा यहां पर, तो बात करेंगे टेम्परेचर ज्यादा की, तो टेम्परेचर इसमें ज्यादा कितना होगा, 3 से 4 में, तो 3 से 4 में टेम्परेचर किसका होगा, 3 का ज्यादा होगा, 4 का कम होगा। इसके साथ वॉल्यूम की मैं बात करूं तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा स्टूडेंट, यहाँ पर 4 का ज्यादा होगा, 3 का कम होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, T3 अपॉन T4 दैट विल बी इक्वल्स टू V4 अपॉन V3, V4 अपॉन V3। समझ में आ गया किस लिए कर रहा हूं, वही यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। तो प्रोसेस 3 से 4 में क्या होगा, टेम्परेचर T3 का हमारा ज्यादा है, तो दैट इज द T3 अपॉन T4 दैट विल बी इक्वल्स टू V4 अपॉन V3 की पावर गामा माइनस के 1। यहां पे कौन सा प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस को यहां पर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, अप्लाई कर रहे हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ना समझ में आ गया। यहां फिर इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, उल्टा कहने का मतलब क्या है यहां पर, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको रिवर्स करके दैट इज द T4 अपॉन T3 दैट विल बी इक्वल्स टू V3 अपॉन V4 की पावर गामा माइनस 1, इस तरीके से यहां पे इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया इतना। अब हम यहां पे देखेंगे, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, प्रोसेस के अकॉर्डिंग, तो इसमें हमने क्या देखा था, हमारे यहाँ पे कंप्रेशन रेशो निकल के आया था, तो कंप्रेशन रेशो दैट इज हम इसको R से डिनोट करते हैं, R बराबर के हमारा कंप्रेशन होता है V1 अपॉन V2 दैट इज द कंप्रेशन रेशो। ये क्या होता है स्टूडेंट, हमारा कंप्रेशन रेशो होता है, कंप्रेशन रेशो, ये साइड में आपको लिखना है, ठीक है, कंप्रेशन रेशो V1 अपॉन V2। और यहाँ पे एक्सपेंशन जो रहता है इसको RC से लिख सकते हैं, इसको RE से लिख सकते हैं, RE दैट इज द एक्सपेंशन रेशो। तो एक्सपेंशन रेशो जो होगा हमारा वो कितना होगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो 4 से हमारा 3, तो V4 अपॉन V3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, V4 अपॉन V3 दैट इज द हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन रेशो, जिसको हम यहां पे लिख सकते हैं दैट इज द एक्सपेंशन रेशो, एक्सपेंशन रेशो। बताना क्यों हुआ है ये क्यों हुआ है, इसलिए हुआ है
देखो यहां पर कंप्रेशन हम कर रहे हैं, प्रोसेस 1 से 2 में कंप्रेशन कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ज्यादा क्या होगा V1 और V2। एक्सपेंशन में यहां पे हो रहा है तो वॉल्यूम ज्यादा क्या है V4 अपॉन V3, तो इसलिए हमारा ये एक्सपेंशन रेशो होगा, ये हमारा क्या होगा कंप्रेशन रेशो होगा। समझ में आ गया इतना? ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे स्टूडेंट, आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे इसको, तो देखेंगे आगे हम क्या करेंगे। तो इस वाली इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, तो इस वाली इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इसको, तो T2 की अगर मैं वैल्यू को फाइंड आउट करूं, T2 बराबर कितना हो जाएगा T1, V1 अपॉन V2 की वैल्यू कितनी है R, तो R की पावर गामा माइनस 1। समझ में आ गया? R की पावर गामा माइनस 1 समझ में आ गया। इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहां पर इस वाले अकॉर्डिंग में, तो T4 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, T4 बराबर हो जाएगा T3, और यहां पे क्या होगा V3 अपॉन V4 दे रखा है। क्या दे रखा है स्टूडेंट को? V3 अपॉन V4 दे रखा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, V3 अपॉन V4, इसका अपोजिट लिख देंगे तो 1 अपॉन R लिख देंगे, 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1 हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? गामा माइनस के 1 हमारे यहां पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारा? गामा माइनस के 1 हमारे यहां पर हो जाएगा। अगर मैं यहां पे इसको बात करूंगा T1 की वैल्यू को, मैं अगर बात करूं यहां पे T1 की वैल्यू को मैं निकालूं, ठीक है, तो यहां पे आप इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, मतलब तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, या फिर मैं यहीं से अगर मैं T4 की वैल्यू को निकालता, तो T4 की वैल्यू को निकालने के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाए, नीचे आ जाता है। ठीक है, यहां मैं यहां पे T1 की वैल्यू को निकालूंगा, तो T1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, T2 अपॉन 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1, ये हो जाएगा यहां पर। भाई समझ में आ गया ना? ये R की पावर गामा माइनस 1 में इसके नीचे ले आया, ठीक है, T2 के नीचे ले आया, तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। और इसी तरीके से मैं यहां पे इसको भी लिख सकता हूं, T4 की वैल्यू। क्यों मैंने ये T1 और T4 की वैल्यू मैंने क्यों निकाली? ये T4 और T1 की वैल्यू मैंने इसलिए निकाली है कि मुझको कहां पर रखना है, इसको चलो आगे भी फॉरवर्ड करना है, सॉरी, इसको थोड़ा और सोल्व करना है। मैंने यहां पे इसको कर दिया है, इसको आगे भी और सोल्व करना है, तो आगे सोल्व करेंगे, इसको देखेंगे किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो MCV और MCV देखो, यहां ब्रैकेट पूरे के बाहर MCV है, पूरे के बाहर MCV, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, एक बार मैंने इसके नीचे रखा T3 माइनस T2 माइनस T4 माइनस T1, और यहां पे हो जाएगा T3 माइनस T2। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा स्टूडेंट हमारा? 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2, ये हमारे यहां पर बचने वाला है। ठीक है, तो इसको मानना है आपको इफिशिएंसी, इसको मानना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पर। ओके, तो T4 और T1 की वैल्यू को मैंने निकाला है। क्या निकाला? T4 और T1, तो T4 की वैल्यू निकल गई और T1 की वैल्यू निकल गई। अब क्या करेंगे, नाउ यहीं पे मैं लिख रहा हूं इसको, आगे यहीं पे करके लिख रहा हूं, नाउ putting the value of T1 and T4 in equation फर्स्ट। इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू को, ध्यान से देखें किस तरीके से यहां पर पुट करने वाले हैं। तो इफिशियंसी डेट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस T4 की वैल्यू कितनी है भाई, T4 की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई है, T4 की वैल्यू हमारी निकल कर आई है T3 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, तो कितना आया, T3 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, फिर माइनस के लगाएंगे, ठीक है, फिर माइनस के लगाएंगे, माइनस के हमारा T1 की वैल्यू निकल के आई थी हमारी कितनी, T1 की कितनी आई है, T2 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। इतना समझ में आ गया। अपॉन कितना हो जाएगा, T3 माइनस के T2, कितना हो जाएगा, T3 माइनस के T2 यहां पे निकल कर आ जाएगा। तो इफिशियंसी डेट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस, यहां से 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, डेट इज द T3 माइनस के T2 यहां पर बचेगा, और नीचे भी क्या बचेगा, T3 माइनस के T2 मेरा यहां पर बचने वाला है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर हमारी इफिशियंसी निकल के आएगी 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1, 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1, यहाँ पे हमारी इफिशियंसी निकल कर आएगी, और यही इफिशियंसी को हमको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से दिस इज द जो हमारी इफिशियंसी यहाँ पर निकल कर आई है, ये हमारी ऑटो साइकिल की इफिशियंसी यहाँ पर निकल के आई है। दैट इज द गामा इफिशियंसी डेट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। क्या होता है, 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। इस तरीके से यहाँ पे हमारी इफिशियंसी निकल के आती है, किसकी, ऑटो साइकिल की। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, दिस इज द इफिशियंसी ऑफ द ऑटो साइकिल। तो दिस इज द इफिशियंसी ऑफ, this is the efficiency of Otto cycle।
दिस इज द इफिशियंसी ऑफ द ऑटो साइकिल। समझ में आ गया इतना? तो इस तरीके से अपनी ऑटो साइकिल की इफिशियंसी को यहाँ पे निकाल सकते हैं। और अब यहाँ पे हम बात करेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर के बारे में। पेपर में पूछ लिया जाता है कि ऑटो साइकिल का मीन इफेक्टिव प्रेशर को किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे, वो आपको यहाँ पर क्या करना होगा स्टूडेंट, फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो देखेंगे, अब बात करेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर के बारे में, पेपर में पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, तो बात करेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो बात करेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, मीन इफेक्टिव प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होता है वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है हमारा दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन, या नेट वर्क डन लिख सकते हैं, नेट वर्क डन नेट वर्क डन अपॉन हमारा होता है यहां पे स्वैप्ड वॉल्यूम, नेट वर्क डन अपॉन स्वैप्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे यहां पर, भाई हमको वर्क डन निकालना है, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन हमको निकालना है। ठीक है, अब नेट वर्क डन कैसे निकालेंगे, नेट वर्क डन देखेंगे कि हमारा देखो सबसे पहला प्रोसेस 1 से 2 था हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था, और प्रोसेस 3 से 4 था वो हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन था। तो आप सब लोग जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारा इंजन में हमको पावर मिलता है तो वो हमारा पॉजिटिव वर्क होता है, लेकिन कंप्रेशन में हमारा क्या होता है, वहां पे एक नेगेटिव वर्क होता है। तो मैक्सिमम वर्क जो हमको मिलता है वो हमारा प्रोसेस 3 से 4 में हमको मिलता है। तो प्रोसेस 3 से 4 में हम क्या करेंगे, एडियाबैटिक इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो एडियाबैटिक इक्वेशन में हमारा जो वर्क डन निकल कर आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको थर्ड सेमेस्टर पढ़ाया था। तो प्रोसेस 3 से 4 में, चलो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ ये इस तरीके से, दैट इज द पीवी, ये पीवी डायग्राम है, और यहाँ पे हमारा इस तरीके से था प्रोसेस 1 से 2 से 3 से 4। ठीक है, देखो यहाँ पे हमको पावर मिल रहा है 3 से 4 में, हमको क्या मिल रहा है, पावर मिल रहा है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर वर्क हमको मिल रहा है, तो मैक्सिमम वर्क हमारा ये होगा, मिनिमम वर्क हमारा ये होगा। तो यहीं पे तो काम करना पड़ रहा है हमको। ठीक है, तो वर्क डन हमारा क्या होगा, इसके हमारा प्रोसेस 3 से 4 पे क्या करेंगे, एडियाबैटिक इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो एडियाबैटिक के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्क डन निकल के आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे स्टूडेंट, दैट इज द P3V3 माइनस के P4V4 अपॉन गामा -1, माइनस करेंगे प्रोसेस 2 से वाला, ठीक है, 1 से 2 वाला। तो इसमें हमारा क्या होगा, प्रोसेस 1 से 2 में हमारा क्या होगा, दैट इज द P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा -1। ठीक है, तो अभी केवल हम वर्क डन को निकाल लें, इतना हमने लिख लिया यहाँ पर, समझ में आ गया। अब एक एक स्टेप को इजीली तरीके से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे एक एक स्टेप को। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान देना, यहाँ पे मैंने P4V4 को क्या कर रहा है यहाँ पर, कहने मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने P4V4 को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो कहने मतलब क्या है, गामा -1 भी मैंने यहाँ पे पहले तो बाहर ले लिया, गामा -1, इसका काम हम खत्म करेंगे, अंदर हमारा ये आएगा। तो P4V4 मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो यहां पे मेरा क्या बचेगा, दैट इज द P3V3 अपॉन P4V4 -1, ये बचेगा हमारा यहां पर। ठीक है, माइनस यहां पे मैंने P1V1 कॉमन ले लिया, P1V1 अंदर क्या बचेगा, P2V2 अपॉन P1V1 -1, इतना बचने वाला है हमारा, कन्फर्म है इतना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अभी मैंने पीछे क्या देखा भाई, पीछे हमने क्या देखा, अगर मैं यहां पे बात करूंगा इस वाले डायग्राम में, हमने क्या देखा, यहां पे जो कांस्टेंट वॉल्यूम था, तो दैट इज द V3 दैट विल बी इक्वल टू कितना, V2 है भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम है, जो V3 की वैल्यू होगी वो V2 की वैल्यू होगी। इसी के साथ यहां पे बात करेंगे V4 बराबर कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा, जो वैल्यू V4 की है वही वैल्यू हमारी V1 की होगी। तो यहाँ पे V4 बराबर क्या है स्टूडेंट, हमारा V1 है, V4 बराबर क्या है स्टूडेंट, हमारा V1 है। तो यहाँ पे V4 की जगह अगर मैं V1 की वैल्यू रख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम, तो 1 अपॉन गामा -1। ठीक है, तो P4V1 की वैल्यू मैंने V1 यहां पे रख दिया, यहां पे क्या हो जाएगा, P3V3 अपॉन P4V4 -1 माइनस P1V1, यहां पे क्या बचेगा, P2V2 अपॉन P1V1 -1। ठीक है, चूंकि P4 बराबर हमारा क्या होता है, P1 के बराबर होता है। अब यहां पे क्या करना होगा, यहां पे V1V1 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहां पे आ जाएगा V1 अपॉन गामा -1, यहां पे क्या बचेगा, डेट इज द P4, और यहां पे हमारा बचेगा P3
अब ध्यान देना, P3 और V4 को तो मैंने एक साइड में रख लिया, P3 अपॉन P4 को तो मैंने एक साइड में रख लिया, और V3 अपॉन V4 अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कंप्रेशन रेशो होता है डेट इज द V1 अपॉन V2, और हमारा एक दूसरा एक्सपेंशन रेशो होता है वो होता है V4 अपॉन V3। क्या होता है इसमें, हमारा V4 अपॉन V3 हमारा होता है। समझ में आ गया? ये V3 अपॉन V4 है, ये V4 अपॉन V3 है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 अपॉन R। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, 1 अपॉन R मैंने यहां पे लिख दिया, माइनस के 1 लिख दिया यहां पर। इतना समझ में आ गया? इसको मैंने एक ब्रैकेट में यहां पे मैंने लिख दिया, तो यहां पे मैंने एक मंजिला ब्रैकेट मैंने यहां पे यूज कर लिया। ठीक है, मंजिला ब्रैकेट मैंने यहां पे यूज कर लिया। अब बात करेंगे यहां पर माइनस के। यहां से मैंने क्या करा, डेट इज द, यहां से मेरा P1 बचेगा, P1, यहां से मैंने P2 अपॉन P1 तो मैंने एक साथ में रख लिया, और यहां पे V2 अपॉन V1, V2 अपॉन V1 तो V1 अपॉन V2 तो 1 अपॉन R रख दिया, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, माइनस के 1। यहां पे मैंने क्या करा, एक मंजिला ब्रैकेट मैंने यहां पर ले लिया। ठीक है, और बड़ा वाला ब्रैकेट मैंने यहां पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये बड़ा वाला ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, जो यहां पे मैंने ओपन किया था वो मैंने यहां पे क्लोज कर दिया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जब अपने ब्रैकेट को ओपन करते हो तो क्लोज भी इसको करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहां पे एक इक्वेशन ए वाली इक्वेशन निकल गई। अब इसके बाद क्या करेंगे यहां पर, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट यहां पर, इसके बाद यहां पे देखेंगे, अब यहां पे देखेंगे, अब यहां पे मैं एक अलग से थोड़ा फॉर्मेट में कर रहा हूं, यहां पे मैं बता रहा हूं आपको। अब देखेंगे स्टूडेंट प्रोसेस बात करेंगे प्रोसेस 3 से 4 की, तो 3 से 4 में हमारा जो एडियाबैटिक क्या था, आइसेंट्रोपिक कह सकते हैं, एडियाबैटिक हमारा एक्सपेंशन था। तो एडियाबैटिक हम जानते हैं क्या होता है, PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। क्या होता है इसमें, हमारा PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो यहाँ पे प्रोसेस 3 से 4 में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, P3 V3 की पावर गामा इक्वल्स टू P4 V4 की पावर गामा। यहां से मैं क्या करूंगा, P3 अपॉन P4 बराबर हमारा हो जाएगा V4 अपॉन V3 की पावर गामा। ठीक है, तो P3 अपॉन P4 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V4 अपॉन V3 की पावर गामा। समझ में आ गया? और यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, डेट इज द P3 अपॉन P4 डेट विल बी इक्वल्स टू, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एक्सपेंशन रेशो होता है V4 अपॉन V3 वो हमारा क्या होता है, R होता है। यहां पे हो जाएगा R की पावर गामा। समझ में आ गया? इसी तरीके से यहां पे मैं बात करूंगा किसके बारे में, प्रोसेस 1 से 2 में। तो 1 से 2 में हमारा यहां पर क्या होगा, तो PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट हमारा हो जाता है एडियाबैटिक के अकॉर्डिंग। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं, डेट इज द P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, P1 अपॉन P2 मैंने इधर ले लिया, तो यहां पे बचेगा V2 अपॉन V1 की पावर हमारा गामा निकल कर आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है, P1 अपॉन P2 की जगह हमारा V2 अपॉन V1 हमारे यहां पर निकल कर आ जाता है। तो यहां पे मेरा क्या था, यहाँ P3 अपॉन P4 है। क्या स्टूडेंट, P3 अपॉन P4 है, तो P3 अपॉन P4 R की पावर गामा सही लिख दिया मैंने। अब यहां पे क्या है, P2 अपॉन P1 है, और यहां पे क्या था मेरा, P1 अपॉन P2 है। मैं इसको उल्टा कर रहा हूं, तो डेट इज द P2 अपॉन P1 मैंने यहां पर कर दिया, तो यहां पे V1 अपॉन V2 हमारा हो जाएगा कि पावर गामा हो जाएगी। तो यहां पे हमारा क्या निकल के आएगा स्टूडेंट, तो हम देखेंगे यहां पर, तो P2 अपॉन P1 बराबर हमारा हो जाएगा R की पावर गामा। क्या हो जाएगा, R की पावर गामा। तो P3 अपॉन P4 बराबर R की पावर गामा, और P2 अपॉन P1 बराबर R की पावर गामा। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो पुट करने के अकॉर्डिंग क्या निकल कर आएगा, V1 अपॉन गामा माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा P4 हमारा ऐसी रहेगा, P3 अपॉन P4 की पावर क्या है, R की पावर गामा, इंटू 1 अपॉन R। R मेरा ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। तो हम देखेंगे R की पावर गामा इंटू R की पावर माइनस 1 डेट विल बी इक्वल्स टू R बराबर गामा माइनस 1। क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1। तो इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, R की पावर गामा माइनस 1। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसी के अकॉर्डिंग मैं यहां पे बात करूंगा, तो इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, यहाँ पे भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे, डेट इज द P1, ये हमारा क्या हो जाएगा, R की पावर गामा माइनस 1 माइनस के 1। ये हमारे यहाँ पर इतना निकल कर आएगा सॉल्व आउट करके। समझ में आ गया, इसको किस मेथड से मैंने इसको लिखा, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बात करेंगे, आगे की तरफ देखेंगे तो क्या होगा, डेट इज द V1 अपॉन गामा माइनस 1, यहां से R की पावर गामा माइनस 1, R की पावर गामा माइनस 1, दोनों में से क्या करेंगे, यहां से कॉमन बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो R की पावर गामा माइनस 1 और R की पावर, सॉरी यहां पे एक प्रॉब्लम हो गई है भाई, P4 हमारा बाहर था भाई, P4 हमारा क्या है, बाहर है, ये P4 क्या है हमारा, बाहर है। तो यहां पे इसको ध्यान देना, यहां पर
ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। P4 मेरा बाहर है, अंदर क्या r की पावर गामा माइनस वन माइनस के वन, ये अंदर है। ठीक है, ये P1 भी मेरा बाहर है, अंदर क्या r की पावर गामा माइनस वन माइनस के वन, ये है मैप। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करूंगा, r की पावर गामा माइनस वन, यहां से मैंने क्या करा, r की पावर गामा माइनस के वन मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, P4 माइनस के P1 हमारा यहां पर बचने वाला है। क्या बचने वाला है, P4 माइनस P1 हमारा यहां पर बचने वाला है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे आगे की तरफ देखेंगे। अब आगे भी उसमें और ध्यान देना है। आगे क्या करना है, यहां पर मैंने यहां से P1 बाहर ले लूंगा, तो P1 मैंने बाहर ले लिया, दैट इज द P1 V1 अपॉन गामा माइनस वन r की पावर गामा माइनस वन माइनस के वन। तो यहां से मेरा क्या बचेगा स्टूडेंट, P4 अपॉन P1 माइनस वन, ये बच जाएगा। यहां से P1 मैंने बाहर ले लिया, तो P4 अपॉन P1 माइनस के वन यहां पे बचेगा। अब यहां पे क्या होगा, जो हमारा P4 अपॉन P1 होता है वो हमारा प्रेशर रेशो होता है। क्या होता है इसमें, हमारा प्रेशर रेशो होता है। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, यहां पे हमारा जो वर्क डन निकल कर आया है वो क्या आया, P1 V1 अपॉन गामा माइनस वन, यहां पे आ जाएगा r की पावर गामा माइनस वन माइनस के वन, और ये हो जाएगा हमारा rp माइनस के वन। क्या हो जाएगा, rp माइनस के वन। इस तरीके से हमारे यहां पर वर्क डन निकल कर आया है। लेकिन अभी तो हमारा वर्क डन निकला है, अब हमको भी क्या निकालना है भाई, स्वैप्ड वॉल्यूम भी निकालना है। क्या निकालना है, स्वैप्ड वॉल्यूम। अब स्वैप्ड वॉल्यूम की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि मान लीजिए ये एक तरीके से हमारा क्या स्टूडेंट, हमारा इंजन होता है, सॉरी सिलेंडर होता है, जहां पे यहाँ पे हमारा क्या होता है, मान लीजिए मेरा पिस्टन है, और ये पिस्टन कहां पर है मेरा, ये BDC पर है, BDC। यहाँ पे क्या है, TDC। क्या है, TDC। मैंने बताना भूल गया था, ये आप लोगों को पता होगा, कोई नहीं। ठीक है, ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला जो एरिया होता है, ये क्लियरेंस रेशो होता है। क्या होता है, क्लियरेंस रेशो। ठीक है, मतलब उसको रेशो नहीं, वॉल्यूम बोल सकते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम इसको बोलते हैं। यहां से TDC से BDC की जो डिस्टेंस होती है, इसको स्वैप्ड वॉल्यूम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वैप्ड वॉल्यूम इसको बोला जाता है। तो हमारी जो स्ट्रैक की लेंथ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वैप्ड वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पे स्वैप्ड वॉल्यूम क्या होगा, अगर यहाँ पे मेरा वॉल्यूम कितना था, V1 था, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा, V2 हो जाएगा। तो स्वैप्ड वॉल्यूम हमारा क्या होगा, V1 माइनस V2। क्या हो जाएगा इसमें हमारा स्वैप्ड वॉल्यूम, दैट इज द V1 माइनस के V2 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, V1 माइनस V2 में हम V1 यहां से कॉमन ले लेंगे, तो V1 मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा, 1 माइनस के V2 अपॉन V1 हमारे यहां पे बच जाएगा। और V1 हमारा क्या, 1 माइनस के हम जानते हैं दैट इज अ V1 अपॉन V2 बराबर क्या होता है, हमारा कंप्रेशन रेशियो होता है। हम यहां पे लिख सकते हैं 1 अपॉन R लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन R यहां पे लिख सकते हैं। R माइनस वन हमारा ये हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे स्वैप्ड वॉल्यूम कितना निकल गया, V1 R माइनस वन अपॉन R। क्या निकल गया है, V1 R माइनस वन अपॉन R निकल कर आया। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने कहां पे निकाला था, यही था आई थिंक। ये रहा यहां पर, इसको इक्वेशन नंबर हमने मान ली थी 1, मान लो 1 मान लो। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमने यहां पे क्या मान ली, इसको 1 मान ली। अब आपको क्या करना है, यहां पर नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वर्क डन एंड स्वैप्ड वॉल्यूम। ठीक है, यह कह सकते हैं नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर जो हमारा निकल कर आया, वर्क डन की क्या वैल्यू निकल गई हमारी, वर्क डन हमारा क्या निकल के आया है, तो वर्क डन हमारे यहां पर निकल कर आया है स्टूडेंट क्या, दैट इज द P1 V1 अपॉन गामा माइनस वन, P1 V1 अपॉन P1 V1 अपॉन गामा माइनस वन। ठीक है, R की पावर गामा माइनस वन माइनस के वन, और यहां पे निकल के आया था RP माइनस के वन, ये निकल के आया था आई थिंक। ठीक है, तो P1 V1 अपॉन गामा माइनस वन, R की पावर गामा माइनस वन RP माइनस वन, ये निकल कर आया। वेरी गुड। ठीक है, अपॉन क्या था, स्वैप्ड वॉल्यूम हमारा कितना निकल के आया था। अगर मैं बात करूंगा स्वैप्ड वॉल्यूम की, तो स्वैप्ड वॉल्यूम हमारा कितना निकल के आया था स्टूडेंट, कहां निकाला था हमने स्वैप्ड वॉल्यूम, ये रहा। तो V1 R माइनस वन अपॉन R, V1 R माइनस वन अपॉन R,
तो V1R माइनस वन अपॉन आर, V1R माइनस वन अपॉन आर ये हमारा निकल कर आया। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा था, गलत होता है, हमारा जो ये आएगा वो यहाँ पे आएगा ब्रैकेट। ठीक है, दैट इज द PM। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। आर क्या होगा, अब इसकी मल्टीप्लाइज में होगी, इसकी मल्टीप्लाइज में होगी, तो इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट, तो देखेंगे दैट इज द P1V1 आर की पावर गामा माइनस वन आर पी माइनस के वन इंटू के आर हो जाएगा, अपॉन हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, दैट इज द V1, ये हो जाएगा आर माइनस के वन और गामा माइनस के वन। अब क्या वैल्यू, V1 से V1 की वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, और V1 से V1 की वैल्यू कैंसिल आउट होकर हमारा क्या बचेगा, दैट इज द P1, और हमारा बचेगा आर की पावर गामा माइनस के वन आर पी माइनस के वन इंटू के आर अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा, आर माइनस के वन और गामा माइनस के वन। दिस इज द मीन इफेक्टिव प्रेशर। ये क्या निकल कर आया स्टूडेंट, हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर निकल कर आया है। इस तरीके से यहाँ पे अपना मीन इफेक्टिव प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आ गया इतना? तो ये था आपका ऑटो साइकिल का इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं। पेपर में 100% या तो ऑटो का पूछता है, या डीजल का पूछता है, या डोल का पूछता है। मोस्टली डीजल का पूछा जाता है, काफी टाइम डीजल का पूछा गया है, ऑटो साइकिल का भी पूछा गया है। तो एक तो पूछा जाता है, तो हमको तीनों ही तैयार करने हैं, तीनों में से कोई सा पूछ ले हम इसको कर लेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लास में समझ में आ चुका होगा कि ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी कि लेक्चर का लेंथ थोड़ा ज्यादा हो गया। मैंने आपको एक हर डेरिवेशन को, मतलब हर एक स्टेप को अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए अगर मैं ज्यादा डिटेल में समझाता हूं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो लेंथ होती है वीडियो की वो कुछ ज्यादा हो जाती है। तो देखो लेंथ ज्यादा कितनी हो जाए बट लेकिन समझ में आना चाहिए। तो आप, आई होप आपको यहां पर समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो, आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। और मेरा यहाँ पे क्वेश्चन रहता है, और ये मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑटो साइकिल को हम पेट्रोल साइकिल में यूज करते हैं, लेकिन पेट्रोल साइकिल और डीजल साइकिल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, कमेंट में आप लोग बताना कि पेट्रोल साइकिल का दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो पेट्रोल इंजन का सेकंड नेम क्या होता है, या कहने का मतलब क्या है, पेट्रोल इंजन को दूसरे नाम से कौन से नाम से जाना जाता है, वो कमेंट करके मुझको बताना। ठीक है स्टूडेंट, तो आज क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।